Hello everyone, welcome to SGI online class 6, subject हिंदी लिटरेचर, लेसन 21, पत्र लेखन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 21 में पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये समझे कि पत्र लेखन है क्या। तो पत्र लेखन हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचार तथा समाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र के द्वारा हम न केवल दूर रहने वाले मित्रों व सगे संबंधियों के समाचार जान पाते हैं, बल्कि सरकारी कार्यालयों से संबंधित कामकाज भी पत्र के माध्यम से ही संपन्न हो पाते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वह कौन कौन सी बातें हैं, समझिए इनको। सबसे पहला, पत्र में सामान्य बोलचाल वाली भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पत्र में अपने भावों की अभिव्यक्ति संक्षेप में करनी चाहिए, अर्थात पत्र लेखन का जो रूप है वह बहुत ही अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक है, पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। फिर पत्र का प्रारंभ और अंत अत्यंत प्रभावी होना चाहिए। इसके बाद पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता अवश्य होनी चाहिए। फिर अगला टॉपिक इसी में, पत्र में लिखने वाले तथा पाने वाले का पता साफ व सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए, जिससे वह सही पते पर पहुंचे। अब बच्चों, पत्रों के प्रकार। तो पत्रों के प्रकार कितने होते हैं? पहला, व्यक्तिगत पत्र। दूसरा, व्यापारिक पत्र। तीसरा, सरकारी पत्र। तो पहला है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र में क्या है? अपने मित्रों और संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में हमारी व्यक्तिगत बातें होती हैं तथा अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरा है व्यापारिक पत्र। अब व्यापारिक पत्र में क्या होता है? इन पत्रों द्वारा व्यापार संबंधी विषय तय किए जाते हैं, जैसे वस्तुओं के लिए आदेश भेजना, वस्तुएं मंगवाना आदि। फिर तीसरा है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या है? इस प्रकार के पत्र द्वारा किसी सरकारी अधिकारी से निवेदन, प्रार्थना, शिकायत आदि की जाती है। एक बार पुनः इन पॉइंट को समझ लीजिए। पत्र लेखन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है पॉइंट? पत्र में समान बोलचाल वाली भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, पत्र में अपने भावों की अभिव्यक्ति संक्षेप में करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद पत्र का प्रारंभ और अंत अत्यंत प्रभावी होना चाहिए। फिर अगली बिंदु इसमें, पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद पत्र में लिखने वाले तथा पाने वाले का पता साफ व सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए। इसके बाद बच्चों, अभी जैसा कि बताया था कि पत्रों के प्रकार, तो पत्रों के प्रकार कितने बताए थे? 3। कौन कौन से? पहला व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यापारिक पत्र और तीसरा सरकारी पत्र।
व्यापार, सबसे पहला है व्यक्तिगत पत्र। इसमें क्या है, अपने मित्रों और संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में हमारी व्यक्तिगत बातें होती हैं तथा अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। व्यापारिक पत्र, व्यापारिक पत्र में क्या है, इन पत्रों द्वारा व्यापार संबंधी विषय तय किए जाते हैं, जैसे वस्तुओं के लिए आदेश भेजना, वस्तुएं मंगवाना आदि। तीसरा है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में क्या है, इस प्रकार के पत्र द्वारा किसी सरकारी अधिकारी से निवेदन, प्रार्थना, शिकायत आदि की जाती है। सामान्य पत्र के अंग। अब बच्चों इसके बाद है समान पत्र के अंग क्या होते हैं। तो पहला अंग होता है भेजने वाले का स्थान तथा पता, भेजने वाले का स्थान तथा पता। दूसरा दिनांक अथवा तिथि। तीसरा संबोधन। चौथा विषय या समाचार और पांचवा समापन। ये जो है पत्र के अंग कहलाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम पत्र का लेखन करते हैं। तो बच्चों आपके पाठ्यक्रम में जो टर्म फर्स्ट है उसका पहला पत्र है माता जी की स्वास्थ्य कामना हेतु पत्र। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पता 23 कक्ष श्रावास्तव छात्रावास, श्री विद्या मंदिर, वृंदावन रोड, मथुरा। दिनांक, जिस दिनांक पे आप पत्र भेज रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद पूज्य माता जी चरण स्पर्श। पिछले पत्र से ज्ञात हुआ था कि आप 7 दिनों से मलेरिया ज्वर से पीड़ित चल रही थी। तब से कोई समाचार न मिलने के कारण हृदय में बहुत चिंता है। रात आपको स्वप्न में भी देखा था। भगवान से आपके निरोग होने की प्रार्थना करता हूँ। अपनी कुशलता का अति शीघ्र पत्र लिखवाएं। छोटे भाई शुभम को शुभाशीर्वाद, दीदी को चरण स्पर्श तथा पिताजी के चरणों में प्रणाम। आपके उत्तरोत्तर की प्रतीक्षा, पत्रोत्तर अर्थात जो उसने पत्र लिखा उसके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। आपका आज्ञाकारी पुत्र निपुण। एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों इसको किस तरीके से लिखना है। विषय क्या है आपका, माता जी की स्वास्थ्य कामना हेतु पत्र। कौन लिख रहा है, बेटा। तो आपने ये विषय डाला। इसके बाद सबसे पहले एड्रेस आपका आएगा। क्या आएगा, जहां वह बच्चा रह रहा है वहां का ही पता डालेगा क्योंकि वो भेज रहा है। 23 कक्ष श्रावास्तव छात्रावास, श्री विद्या मंदिर, वृंदावन रोड, मथुरा। यहाँ पर दिनांक डाली उसने। इसके बाद यहाँ पर पूज्य माता जी चरण स्पर्श। पिछले पत्र से ज्ञात हुआ था कि आप 7 दिनों से मलेरिया ज्वर से पीड़ित चल रही थी। तब से कोई समाचार न मिलने के कारण हृदय में बहुत चिंता है। रात आपको स्वप्न में भी देखा था। भगवान से आपके निरोग होने की प्रार्थना करता हूँ। आप अपनी कुशलता का अति शीघ्र पत्र लिखवाएं। छोटे भाई शुभम को शुभाशीर्वाद, दीदी के चरण स्पर्श तथा पिताजी के चरणों में प्रणाम। आपके पत्रोत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। आपका आज्ञाकारी पुत्र निपुण। तो बच्चों आपने आज पढ़ा कि पत्र कितने प्रकार से होते हैं, पत्र को किस तरीके से लिखना चाहिए तथा आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको कौन सा पत्र याद करना है, माता जी की स्वास्थ्य कामना हेतु पत्र। ये आप नोटबुक में लिखेंगे। एक और इसमें पत्र है जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी, उसको भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।
Good morning students, I welcome you on the online class of SGOI. We are doing chapter called fraction, and into that process we have completed till question number 5 of exercise 4C. Today we will be starting with question number 6. Question number 6 is saying arrange the following fractions in ascending order. Question number 6 is saying arrange the following fractions in ascending order. You know that ascending order means you have to start from the lowest value and go towards the highest value. मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है और सबसे बड़ी वैल्यू तक आपको अरेंज करना है फ्रैक्शंस. ओके, so let's start with question number 6. First part, it is written 3 by 11 comma 9 by 11 comma 4 by 11 comma 5 by 11 and comma 1 upon 11. So these are the 5 fractions you have to arrange in ascending order. You can clearly see that the denominators of all the fractions are same. Hence you can say that all these fractions belong to the category of like fractions. ठीक है, ये सारे fractions कैसे fraction like fractions हैं. like fractions के denominator same होते हैं और जो denominator same होते हैं तो हम लोग क्या कर देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को देख करके ही अरेंज कर सकते हैं. जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो न्यूमरेटर को देख के आप सीधा अरेंज कर सकते हो. तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, 1/11. दैट मींस 1/11 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. नेक्स्ट वुड बी 3/11 एंड नेक्स्ट वुड बी 4/11. नेक्स्ट वुड बी 5/11 एंड सबसे बड़ी वैल्यू है 9/11. ओके, so this is the ascending order of the given fractions. Don't forget to put this smaller than sign between the two consecutive fractions. ठीक है, because this smaller than sign tells us that this order is ascending order. I hope you have got the concept. Now let's move to the part number 2 of this question number 6. Part number 2. In part number 2, it is saying 2/13, comma 2/9, 2/15, 2/7 and 2/5. 2/5. You can see that all these 5 fractions have सेम न्यूमरेटर. अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें सेम डिनोमिनेटर था, इस वाले में क्या है, सेम न्यूमरेटर है. और जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर देख के ही हम फ्रैक्शन का पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है. ठीक है, लेकिन इसमें रिवर्स सिचुएशन होगी. जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी. ठीक है, तो वही देखना कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, ये 15 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है. इसका मतलब ये पूरी फ्रैक्शन है जो 2/15 वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी, क्योंकि रिवर्स सिनेरियो होता है इसमें. तो यू कैन राइट 2/15 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है. उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे 2/13 एंड देन यू कैन राइट 2/9. उसके बाद 2/7 और सबसे बड़ी फ्रैक्शन जो है वो 2/5 है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है. ठीक है, और ऐसा तभी करेंगे जब न्यूमरेटर्स सेम होंगे. ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द कांसेप्ट. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3. इन दिस पार्ट यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व देयर आर 5 फ्रैक्शंस और किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो इसको हम लोग एक नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसा प्रोसीजर है. ठीक है, so let's write this. This is 2/3 comma 5/6 7/9 5/6 7/9 then 11/12 and 13/18 11/12 and 13/18. Okay, so you can clearly see सभी डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है. तो फॉर दैट आपको सभी के डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा. तो फॉर दैट यू विल बी टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 6 9 12 and 18. You have to take the LCM of the denominators of all the fractions. We are taking LCM here.
3, 6, 9, 12 and 18. Okay. Start from 2, 3, 3, 9, 6 and 9. Now again with 2, you will get 3, 3, 9, 3 and 9. Now with 3, you will get 1, 1, 3, 1 and 3. Now again with 3, you will get 1, 1, 1, 1 and 1. So from here you can say that LCM will be equal to 3 into 3, 9, 2 जा 18, 2 जा 36. तो LCM किसके इक्वल हो जाएगा 36 के. So now in next step हम क्या करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर्स को आपको 36 बनाना है. सबसे पहला जो फ्रैक्शन है दैट इज 2/3. 2/3 को चेंज करना है ऐसे कि इसका डिनोमिनेटर 36 हो जाए. तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से. तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इट विल बी 24/36. सेकंड फ्रैक्शन में आते हैं. इट इज 5/6. 6 को बनाना है 36 को मतलब 6 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इट विल बी 30/36. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फ्रैक्शन. दिस इज 7/9. 9 को कन्वर्ट करना 36 मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई. तो यू विल गेट 7 4 28/36. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ फ्रैक्शन. इट इज 11/12. 12 को बनाना 36 मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई. यू विल गेट 33/36. लास्ट फ्रैक्शन इज 13/18. 18 को 36 बनाना मतलब 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई. यू विल गेट 26/36. ओके. सो डिनोमिनेटर सबकी इक्वल हो गए, और जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैसे करेंगे, उनके न्यूमरेटर्स को देख के ही अरेंज करेंगे. ठीक है. तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है आपको? We can clearly see this 24/36 is the lowest fraction. लेकिन हमको ये नहीं लिखना होगा, हमको इसके corresponding original fraction को लिखना होगा. इसके corresponding original fraction क्या था? 2/3. इसका मतलब जो 2/3 है वो सबसे smallest fraction होगा. नेक्स्ट नंबर पे भी क्लियरली सी कौन सा है? दिस 26/36. और 26/36 corresponding fraction 13/18. ओके. मूविंग टू द अदर. उसके बाद कौन सा दिख रहा है? दिस वन. दिस इज 28/36. इससे corresponding fraction 7/9. इट विल बी 7/9. उसके बाद कौन सा है? दिस 30/36. इसके corresponding fraction is 5/6. और सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? 33/36. इसका corresponding fraction is 11/11. So hence this will be the answer. This is ascending order of the fractions which has been given in part number 3 of question number 6. I hope you have got the concept. I want you to solve this part number 4 by yourself. Now moving to question number 7. In question number 7 it is saying arrange the following fraction in descending order. Descending का मतलब होता है reverse of ascending, from higher value to lower value. बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जो हम बढ़ते हैं that is referred to be as descending order. I'll be solving only one in this because I have already told you the concept how to solve the these kind of questions, how to arrange them. So I am taking part number 5. In part number 5 it is written 17/32, comma 7/12, comma 19/48, comma 13/24, comma 9/16. 9/16. Okay, these are the 5 fractions. You have to arrange in descending order. Again you have to follow the same process. You have to take the LCM of the denominators. You will be writing LCM of 32, 12, 48, 24,
and 16. Write 32, 12, 48, 24 and 16. Start from 2, 16 या 32, 2, 6 या 12, 24 यहाँ पे 12 और यहाँ पे 8. Now again with 2, it will give you 8, 3, 12, 6 and 4. Again with 2, it will give you 4, 3, 6, 3 and 2. Now again with 2, it will give you 2, 3, 3, 3 and 1. Now again with 2, it will give you 1, 3, 3, 3 and 1. Now divide with 3. You get 1, 1, 1 and 1. Okay. So LCM will be 3 into 2, 6, 2 is 12, 2 is 24, 2 is 48, 2 is 96. So you can say that the LCM will be equal to 96. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सभी के डिनोमिनेटर्स को 96 बनाना है. 17 डिवाइड बाय 32, 32 बनाना है 96, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू विल गेट 51 अपॉन 96. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन 7 अपॉन 12. 12 को बनाना है 96, यू नो दैट 12 8 जा 96, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, you will get 56 upon 96. थर्ड फ्रैक्शन है 19 upon 48. 40 को बनाना 90 से मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, तो you will get 38 upon 96. Okay. Now moving to the third fraction, it is 13 upon 24. 24 बनाना है 90 से मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, you will get 52 upon 96. Moving to the last fraction, this is 9 by 16. 16 बनाया 96 मतलब 16 6 is 96, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो you will get 54 upon 96. Now you have changed the fractions into the new fractions which have the same denominator. So now we can easily identify which fraction is greater and which fraction is smaller. As we have to write them in descending order, that means you have to look for the highest fraction. Highest fraction is this one, 56 upon 96. इसके corresponding fraction is 7 by 12. इसका मतलब 7 by 12 जो है वो सबसे बड़ी fraction होगी, ठीक है. Next number पे you can see this 54 upon 96 से corresponding fraction है 9 upon 16. Okay, greater than sign लगाएंगे. Then looking for the next fraction, this will be 52 upon 96 से corresponding fraction is 13 upon 24. Now next one, first number 51 upon 96, इसके corresponding fraction 17 upon 32. और सबसे छोटी फ्रैक्शन जो है वो ये है 38 upon 96, इसके corresponding fraction 19 upon 48. Okay, so this is the descending order from highest to the lowest fraction. This is how you can complete all the other parts of this question number 7. In part number 1 and part number 2, same concept has been applied. फर्स्ट वाले पार्ट में डिनोमिनेटर सेम है और सेकंड वाले पार्ट में न्यूमरेटर सेम है, उसके लिए मैंने प्रोसेस आपको असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस में बताया है, ठीक है. So that was all for today. In our next class we will be dealing with addition and subtraction of fractions. Thank you. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, in my previous video or in my previous class, we have already finished this chapter 2-3, the cell, and the unit 2, diversity in cells and cell division. We have already finished this chapter, so today we will discuss the exercise of this chapter. And first exercise is the multiple choice questions. So let's see. First question is, which of the following is the largest cell
in our body. So what is the largest cell in our body? The right answer is the nerve cell. Nerve cell is the largest cell in our body. The length of the nerve cell is about 90 micron. 90 micron means, what is this micron? Micron is the measuring unit of this cell. As you know that the cell is measured, the measuring unit of every cell is the micron, and it is denoted by mu. It is denoted by mu. Micron means micrometer. In short, we can say micron. माइक्रोमीटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? माइक्रोन. तो सेल की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है माइक्रोन, एंड द साइज ऑफ द नर्व सेल इज अबाउट 90 माइक्रोन. And rest of these cells means intestine cell, liver cell, red blood cells. These cells also found in human, but the size of these cells is approx or between 20 to 30 micron. Okay, 20 to 30 micron. And so the answer is the nerve cell. Next, the largest animal cell is that of, so this is the first question, the largest cell in human is the nerve cell, but in animal cell, which of these is the largest animal cell? So the largest animal cell is the ostrich egg. This is the right answer. Students, as you know, ostrich is the largest bird and it can only run, not fly. And the egg of the ostrich is the largest cell in animal cell. The animal cell. And rest of them is the not is the largest cell. So the right answer is the ostrich egg. Next, question number 3. Irregular shape is found in skin, onion cell, amoeba, guard cell. So skin, as you know that the shape of the skin is defined because our body has a definite shape and the outer covering of our body is the skin. So skin also have the definite shape. And onion cell, the cell of the onion is a rectangular shape. So its cells also have the definite shape. But the amoeba is irregular in shape, like this. This is a irregular shape. Amoeba is irregular shape and like a water. Means when you pour the water, then it take the shape of the container. Similarly, the amoeba is also a irregular shape. Okay, so the right answer is the amoeba. And guard cell is present on the stromata, means stromatal pore is surrounded by the bean shaped cell, that is called guard cell, which also have the bean shape. Means guard cell का shape कैसा होता है? Bean shape. But the irregular shape is found only in amoeba. So the right answer is amoeba. Students, next is the fill in the blanks. And first fill in the blank is white blood cells are dash in shape. As you know that the amoeba is also an irregular shape. Similarly, the white blood cells also change their shape. Means there is not a definite shape. It continuously changes their shape. So we can say that white blood cells are irregular in shape. Irregular. So the answer is irregular. Next is smallest known cell is that of, and the smallest known cell is the bacterium, and the name of the bacterium is the PPLO. It is the smallest cell, means bacterium PPLO is the smallest cell, and the size of the bacterium PPLO is the 0.1 to 0.5 micron. The size of the bacterium PPLO is a 0.1 to 0.5 micron. Third is growth of organisms take place by, as you know that cell division
because every cell has a capacity of division, so they are continuously in a growth form, means they can reproduce, they can grow, and they can divide by the cell division. So the answer is cell division. It is a capacity to divide, means to produce a new cell from the mother cell. Next, 4th number, the cell division which is responsible for the passing on characters from the parents to the child is called. Which type of cell division is responsible for the passing of the character from the parents to the child? Is a meiotic. As you know, there are two types of cell division, meiosis and meiotic. In meiotic cell division, the characters from the parent, means from the mother and father, it passes from their offspring. So in this type of cell division. Okay, students. And the next is the answer the following question. And the first question is write about the cell size and cell shape. Student, cell size. As you know that cells are of different size, means some cells are very big in size and some cells are very small in size. Like some cells we can see with the help of microscope, but some cells we can directly see with our naked eyes. कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, because they are too much small. But some cells are large, so we can say directly with the naked eyes. Okay, students. So there are variation in the cell size, means some cells are very large, like a nerve cell in our body. It is very long and a thread-like structure which is of about 90 micron long. And the smallest cell is a bacterial PPLO, which is very small, like 0.1 to 0.5 micron. But if we talk about the ostrich egg, it is also very large, and we can say with the see the ostrich egg with the naked eyes, because its size is about 170 into 135 millimeter. Okay, students, so it is very large cell, so we can see it with the naked eyes. But bacterial PPLO is the very smallest cell. The size is 0.1 to 0.5 micron. So it cannot be seen with the naked eyes. We can see with the help of microscope. So there's cell size varies from animal cells, plant cells, or cell to cell. It can varies. Next is cell shape. Cell shape. The shape of cell is also various type. Like some cells are rectangular in shape, some cells are oval, some cells are disc shape, and some cells are elongated. Like elongated cell, like muscle cell. Muscle cells are elongated in shape. Red blood cells are disc shape, and some cells are irregular in shape, like white blood cells, and amoeba. Cell of amoeba is also irregular in shape. Some cells are rectangular in shape, like onion cell, cheek cell, and onion cell and skin cell. Okay, but cheek cell is also irregular in shape. So the shape of the cell is also various type, like oval, rectangular, round, disc, elongated, okay, etc. Question number 2, define cell division. What is cell division? Actually, every cell has the capacity to grow and divide, means to multiply. You know, it is the every living organism has the capacity to reproduce. Cells also do so, means cell can also reproduce. So by the cell division, cell can produce, means it is the capacity to cell to forming a new cell from the parent cell, and this is known as cell division. The forming of new cell or a daughter cell from the parent cell is called cell division. In the cell division, the process of cell division, there is a mother cell. First of all, this is the cytoplasm and this is the nucleus, and it is called parent cell. This cell is called parent cell, and this is the cytoplasm,
First of all, the nucleus divides. The nucleus divides, and then cytoplasm is also divides. And then at last two cells are formed in which they have their own nucleus. Okay students, each cell contain a nucleus and some cytoplasm. So by this is called cell division, means from a cell a new cell is formed from the parent cell is called cell division. Next is mention the two types of cell division. Students, cell division is of two types. First is meiosis and second is mitosis. This is the two types of cell division, meiosis and mitosis. In meiosis cell division, in this type of cell division, actually this type of cell division is take place in the non-reproductive cell, non-vegetative cell. Okay, but meiosis cell division occurs in reproductive part of a cell. So this is the two types of cell division. And the last question is, how do cell increase in number? Students, have you ever seen the lizard's tail? Means lizard क्या करती है, जब उसकी tail कट जाती है तो new tail produce हो जाती है. But how? Because of cell division. Means cell division is the capacity to produce new cells, and apart from this, cells has the capacity to multiply, to grow in size. Means the cell can multiply and they can increase in number. By the multiplication they can increase in number. So similarly in the lizards you can see the new tail which is arise. मीन्स लिजार्ड में क्या होता है, वो जब उसकी टेल कट जाती है तो वहाँ पर सेल्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है और मल्टीप्लिकेशन से वो जो सेल्स होती हैं वो टेल फॉर्म करती हैं. द टेल इज एक्चुअली द सिमिलर एज द ओरिजिनल. उसकी ओरिजिनल टेल की तरह ही वो जो टेल फॉर्म होती है वो होती है. सो बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस द लिजार्ड कैन प्रोड्यूस देयर टेल इफ इट कट. Okay students, so the cell do increase in number by the process of cell division. Cell division is a process in which cell can grow, cell can multiply and cell can produce a new cell. All these process can be occur within the cell division. Cell division means. Okay students, so that's all. That's enough for today. We will finish this chapter in this video, and now in our next video we do the revision of this chapter. Okay students, thank you, have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture I have explained you geography 4th chapter agriculture for class 6, and now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter I am giving you some revision of my previous lecture. So in my previous lecture I have explained you plantation crops. Plantation crops are, it means producing planted trees or bushes that gives yields ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर. तो प्लांटेशन क्रॉप हमारी वो क्रॉप होती हैं जो कि हमें पूरे साल क्या करती हैं, फल देती हैं, जिसे कहते हैं पैदावार कृषि. तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिक्स फार्मिंग यानी मिश्रित खेती. तो इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग. तो मिक्स फार्मिंग में क्या होता है बच्चों, लैंड को यूज किया जाता है फूड और फोडर क्रॉप्स, मतलब कि पशुओं के लिए जो हम लोग फूड और फोडर प्रोवाइड करते हैं, चारा वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए इस क्रॉप्स में लैंड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, मतलब कि इस तरह की कृषि में क्या होता है, फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन के बारे में भी ध्यान में रखा जाता है. तो इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक. इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका. तो ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, हमारी यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में. मिक्स फार्मिंग इज द combining of two
independent agriculture enterprises on the same farm. तो मिक्स फार्मिंग क्या होता है बच्चों, एक कॉम्बिनेशन होता है टू इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर, मतलब दो खेतियों का क्या होता है, एक ये कॉम्बिनेशन होता है जो कि सेम फार्म में की जाती है. Now, a typical case of mixed farming is the combination of crop enterprise with dairy farming. A typical case of mixed farming, मतलब mixed farming का जो typical case होता है वो क्या होता है, is the combination of crop enterprise, मतलब कि एक या एक से ज्यादा फसलों का कॉम्बिनेशन विद डेयरी फार्मिंग के साथ. दैट इज क्रॉप कल्टीवेशन विद लाइवस्टॉक फार्मिंग. इसलिए जो हमारा क्रॉप कल्टीवेशन होता है, फसलों का जो कल्टीवेशन होता है, फसलों की जो खेती होती है वो किसके साथ की जाती है, लाइवस्टॉक फार्मिंग के साथ की जाती है, मतलब जीवन निर्वाह कृषि के साथ की जाती है. तो मिक्स फार्मिंग में क्या होता है बच्चों, मिक्स फार्मिंग में फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन का भी ध्यान रखा जाता है. नेक्स्ट हम फार्मिंग की बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग which primarily aims at cultivating the land and raising crops in such a way as to keep the soil alive by using. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कि जैविक खेती है वह विधि है जिसमें मतलब कि क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है कि विच प्राइमरी, जिसका एम क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है कल्टीवेटिंग द लैंड, लैंड को कल्टीवेट करना, लैंड की खेती करना, एंड रेजिंग क्रॉप्स, और फसलों को उगाना इन सच अ वे, इस वे में फसलों को उगाना कि जिससे हमारी जो मिट्टी है, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपना उसका बना रहे. ऑर्गेनिक क्रॉप्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, तो क्या हो गया बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग which primarily aims at cultivating the land and raising crops in such a way as to keep the soil alive by using. तो बच्चों बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबसे पहला आता है प्रोटेक्टिंग द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय मेंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर लेवल्स, इंकरेजिंग सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड केयरफुल मैकेनिकल इंटरवेंशन. तो प्रोटेक्टिंग द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सबसे पहला इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को, मतलब मिट्टी के उपजाऊपने को काफी लंबे समय तक क्या करती है, बनाए रखती हैं. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग क्रॉप्स न्यूट्रिएंट्स इनडायरेक्टली यूजिंग रिलेटिवली insoluble nutrient sources which are made available to the plant by the action of soil microorganisms. The extensive management of livestock, paying full regard to their involuntary adaptations, behavioral needs and animal welfare issues with respect to nutrition, housing, health, breeding and rearing. तो बच्चों extensive management of livestock मतलब livestock का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना, पेइंग फुल रिगार्ड टू द मतलब कि इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन की ओर पूरी तरह से क्या करना, ध्यान देना, बिहेवियरल नीड्स और एनिमल वेलफेयर इश्यूज, और एनिमल से मतलब जानवरों के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन, पौधों के लिए हम लोग पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, हाउसिंग, हेल्थ, ब्रीडिंग और रियरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो मैंने कौन कौन सी फार्मिंग के बारे में आपको बताया था, प्लांटेशन फार्मिंग, और ये आपकी क्या थी, मिक्स्ड फार्मिंग, और ये थी आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है बच्चों, यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मतलब इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं. जैसे कि नेचुरल फर्टिलाइजर हमारे होते हैं प्राकृतिक खाद यूज किए जाते हैं, सच एज मैन्योर और कंपोस्ट टू नरिश सॉइल. तो ये जो प्राकृतिक खाद जो यूज किए जाते हैं इससे सॉइल को क्या होता है, सॉइल का नरिशमेंट होता है, पोषण होता है, एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ, और जिससे प्लांट को ग्रोथ करने में क्या होता है, हेल्प मिलती है. कन्वेंशनल सॉइल में क्या होता है, यूज सिंथेटिक और केमिकल फर्टिलाइजर. तो इसमें सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, ऑफन कंटेनिंग निट्रेट टू प्रमोट प्लांट ग्रोथ. गिव ऑर्गेनिक
feed to animals and allow them access to open posture. तो posture while utilizing rotational grazing pattern. तो ऑर्गेनिक फीड दिए जाते हैं जानवर को और उनको अलाउ किया जाता है कि वो ओपन पास्चर में क्या कर सके, ग्रेजिंग कर सके। और उसमें क्या होता है, यूज एंटीबायोटिक। और उसमें कन्वेंशनल फार्मिंग में क्या किया जाता है बच्चों, कन्वेंशनल फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या काम करते हैं, ये एंटीबायोटिक्स डिजीज को कम करने में बहुत ही मदद करती हैं और प्लांट ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग। एंड नाउ methods of cultivation. Now next topic is methods of cultivation. अब हम बात करने जा रहे हैं कि खेती के कौन कौन से तरीके होते हैं, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है बच्चों ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड और स्कैटर। ब्रॉडकास्टिंग मेथड और स्कैटरिंग मतलब फैलाव करना बीजों का। सेकेंड हमारा आता है इसमें, सेकेंड मेथड हमारा होता है डिबलिंग। थर्ड इज ड्रिलिंग मेथड। फोर्थ इज ट्रांसप्लांटेशन। Fifth method is, so there are only four methods. So these are methods of cultivation: broadcasting method or scattering, dibbling, drilling method, transplantation. I am discussing one by one. बच्चों हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, खेती के कौन सी विधियां होती हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रही थी ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब होता है बच्चों फैलाना। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स सोइंग द सीड्स बाय स्पार्कलिंग देम ऑल ओवर द फील्ड बाय हैंड। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, बीजों को बोना आता है। कैसे बोया जाता है, बाय स्प्रिंकलिंग देम, उनको फैला दिया जाता है ऑल ओवर द फील्ड, पूरे फील्ड में, बाय हैंड, हाथों के द्वारा। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स सोइंग द सीड्स बाय स्प्रिंकलिंग देम ऑल ओवर द फील्ड बाय हैंड। सेकेंड मेथड हमारा आता है डिबलिंग। तो डिबलिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड सीड्स आर ड्रॉप्ड at regular intervals made by the farmers with the help of plow or dibber। तो इस मेथड में क्या होता है, सीड्स को ड्रॉप किया, छोड़ दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक रेगुलर इंटरवल्स में, मेड बाय द फार्मर के द्वारा, मेड बाय द, जिसको भी फार्मर बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लो और डिबर, मतलब हल की सहायता से सीड्स को ड्रॉप कर दिया जाता है फील्ड में। नेक्स्ट मेथड आता है ड्रिलिंग मेथड। तो while using the plow, seeds are dropped through a bamboo shaft attached to it in the furrows made by the plow in the straight line। तो ड्रिलिंग मेथड में क्या होता है कि while using the plow, हल को यूज करने के बाद जो सीड्स होते हैं आर ड्रॉप, सीड्स को छोड़ दिया जाता है थ्रू अ बैम्बो शाफ्ट, एक बैम्बो शाफ्ट के जरिए अटैच टू इट, जो कि उससे अटैच होती है इन द फ्यूरोज से अटैच होती है, मेड बाय द प्लो इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब हल के द्वारा खेतों में एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जाती है, हल की सहायता से खेतों में लकीरें खींच दी जाती हैं और उसमें क्या कर दिया जाता है, सीड्स को ड्रॉप कर दिया जाता है। This method through saving wastage of seeds is very
टाइम कंज्यूमिंग. इट इज मोस्टली यूज्ड इन तमिलनाडु. तो इस तरह का मेथड, ये जो ड्रिलिंग मेथड है, मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है बच्चों? तमिलनाडु में यूज किया जाता है, इन पेनिनसुलर इंडिया. Sometimes seeds are soaked in water for a few hours. मतलब कुछ समय के लिए सीड्स को वाटर में क्या कर दिया जाता है? सोक कर दिया जाता है कुछ आवर्स के लिए. बिफोर सोइंग मतलब बोने से पहले बीजों को पानी में क्या कर दिया जाता है? सोक कर दिया जाता है कुछ घंटों के लिए. इट हेल्प्स इन क्विक germination, especially where the soil is not moist enough. तो ये उस समय काम बहुत हेल्पफुल होता है जब हमारी मिट्टी क्या होती है? मॉइस्ट नहीं होती. जब हमारी मिट्टी में नमी नहीं होती है तो उस प्रोसेस में, उस कंडीशन में क्या कर दिया जाता है? बीजों को कुछ समय के लिए पानी में सोक कर लिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? क्विक जर्मिनेशन हो जाता है, स्पेशली वेयर द सॉइल इज नॉट मॉइस्ट इनफ. तो ये हमारा थर्ड मेथड था, ड्रिलिंग मेथड. और नेक्स्ट मेथड हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसप्लांटेशन. तो ट्रांसप्लांटेशन जो मेथड होता है, दिस मेथड इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ सॉइल, रेनफॉल, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, प्लेंटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर. तो इस तरह का मेथड उन एरियाज में ज्यादा प्रैक्टिस में आता है जहाँ पर क्या हो बच्चों? सॉइल अच्छी हो, फर्टाइल सॉइल हो, एबंडेंट रेनफॉल, मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, बहुत अत्यधिक मात्रा में जहाँ पे वर्षा हो, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, बहुत सूरज की रोशनी भी पर्याप्त मात्रा में मिले, और प्लेंटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, और बहुत ज्यादा मात्रा में श्रमिक मिले, वहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन फार्मिंग की जाती है. तो इन दिस मेथड सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज आफ्टर सोकिंग देम इनटू वाटर फॉर 24 आवर्स. तो इस मेथड में क्या कहता है कि सीड्स को, बीजों को सबसे पहले सोन मतलब बोया जाता है. आफ्टर सोकिंग मतलब उनको पानी में काफी घंटे रखने के बाद उन बीजों को क्या किया जाता है? बोया जाता है. आफ्टर 4 वीक्स, 4 हफ्तों के बाद, व्हेन द सीडलिंग आर अबाउट 20 सेंटीमीटर टॉल, मतलब 4 हफ्तों के बाद जो बीज बोए गए हैं वो कितने सेंटीमीटर लंबे बड़े हो जाते हैं? 20 सेंटीमीटर जब टॉल हो जाते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है? उनको उखाड़ दिया जाता है. एंड आर प्लांटेड इन अ फ्लडेड फील्ड्स. और फ्लडेड फील्ड मतलब बाढ़ युक्त क्षेत्रों में उन बीजों को क्या, उनको दोबारा क्या कर दिया जाता है? ग्रो कर दिया जाता है. मतलब उन बीजों को कहाँ पे ले जाया जाता है? प्लांट कर दिया जाता है, फ्लडेड फील्ड्स में प्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि वो दोबारा क्या कर सके? ग्रो कर सके. तो ये ट्रांसप्लांटेशन जो मेथड होता है बच्चों, ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड उन एरियाज में बहुत ज्यादा होता है जहाँ पर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, प्लेंटी ऑफ सनशाइन एंड प्लेंटी ऑफ लेबर आपको मिले, तो वहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन मेथड बहुत जल्दी प्रोसेस में आता है. तो these are 4 methods of cultivation. ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग, इसमें क्या होता है बच्चों? सोइंग द सीड्स बाय स्प्रिंकलिंग देम ऑल ओवर द फील्ड बाय हैंड. Now next method is dibbling. In this method, seeds are dropped at regular intervals made by the farmers with the help of plow. Third is drilling method. इसमें क्या होता है? While using the plow, seeds are dropped through a bamboo shaft attached to it in a straight line. Now next, transplantation method. तो transplantation method में क्या होता है? In this method, seeds are first sown in nurseries after soaking them in a water for 24 hours. After 4 weeks, when the seedlings are about 20 centimeter tall, they are uprooted and are planted in a flooded fields so that they can grow again. तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था methods of cultivation. अब हम बात करने जा रहे हैं. Now next is now next topic is advantage of transplantation. Advantage of transplantation. तो हम ट्रांसप्लांटेशन के एडवांटेज की बात करने जा रहे हैं. लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों? इसमें क्या जरूरत होती है? लॉट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड. इसमें सबसे ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ती है और वो क्या हो जाते हैं? इजिली अवेलेबल हो जाते हैं. तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि लॉट्स ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड एंड दैट दे आर इजिली अवेलेबल. नेक्स्ट है देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ सीड्स.
there is less wastage of seeds. तो इसमें बीजों की जो बर्बादी है बहुत कम होती है. So these are the two advantages of transplantation. अब हम बात करते हैं Japanese method of cultivation. मतलब जापान में कल्टीवेशन का कैसा मेथड होता है. Japanese method of cultivation. Good morning students. Students, this is class 6A. Subject is computer. Okay. Students, today we discuss chapter number 3, creating and managing tables in MS Word 2013. This is the revision class or the revision video. Students, in previous class we discussed what is a table, how to create a table, and what is the maximum number of rows and columns present in your table. Okay. Today we discuss changing the row height. Okay. हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को जो रो होती है उसकी हाइट हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं. सपोज दिस इज योर टेबल. ओके. आई थिंक ये आपको बस ये पहले क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द रो एंड व्हाट इज द कॉलम. तो ये जो आपका जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये दिस वन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोर्शन. तो दिस इज कॉल्ड द रो 1, दिस इज द रो 2 एंड दिस इज द रो 3. तो ये आप लोग की यहाँ पर आपका 3 रोज है. ओके. ये जो आपका है ये वर्टिकल, दिस वन, दिस इज द कॉलम्स. अभी हम लोग रो की बात कर रहे हैं तो हमको बस अभी यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे ये रोज क्या है. ठीक है. अब हमको सपोज ये आपकी ये हाइट है. हाइट मीन्स क्या हुआ कि ये जो पोर्शन होता है अगर हम चेंज कर दें, इसको कम कर दें या हम चाहें तो उसको ज्यादा कर दें, तो ये इस तरह से आपका रो और हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी. यानी कि इसकी जो विड्थ होती है, जो इसकी हाइट है वो हमको चेंज करनी है. यहाँ पे विड्थ की बात नहीं है, यहाँ पे हाइट की बात. ठीक. हम लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले सेलेक्ट द टेबल विच यू वांट टू चेंज देयर रो हाइट. ओके. आपको वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिसकी कि आपको रो हाइट जो है वो सेलेक्ट करनी है या चेंज करनी है. फिर राइट क्लिक ऑन द टेबल. आप विद द हेल्प ऑफ माउस बटन राइट क्लिक ऑन योर टेबल, ऑन योर सेलेक्टेड टेबल. आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इस टेबल पर आप माउस लेके गए और यानी कि आपने माउस को उसको सेलेक्ट किया. पहला आपका स्टेप. सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, प्रेस राइट क्लिक. माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट और राइट. आपको राइट और जो माउस का बटन है वो क्लिक करना है. जैसे ही आप व्हेन यू क्लिक द राइट बटन ऑन योर माउस, अ मेन्यू विल बी डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन. यानी कि जैसे ही हम लोग माउस को बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको बताइए, मैंने बहुत छोटा सा मेन्यू बनाया है. यहाँ पे आपको एक साइड में एक मेन्यू जो है विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. एक मेन्यू जो है वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा जिसमें आपके बहुत सारे जो है वो आपके ऑप्शंस दिए होंगे या बहुत सारे कमांड्स दिए होंगे. इट हैज टू मैनी कमांड्स. यू सेलेक्ट टेबल प्रॉपर्टीज. आपका सबसे लास्ट में देखिएगा वहां पे इसमें दिया होगा टेबल प्रॉपर्टी. आपको क्या करना है कि टेबल प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक करना है. यानी कि क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टी. कमांड और टेबल बटन नहीं होगा, दिस इज द कमांड. ओके. जैसे ही आपने व्हेन यू क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. आपके स्क्रीन पर टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्क्रीन है, दिस स्क्रीन इज द टेबल प्रॉपर्टी. दिस इज द टेबल प्रॉपर्टी स्क्रीन. यानी कि आपका ये स्टेप जो है ये आपका ये ओपन हो जाए. इस टेबल प्रॉपर्टी में आपका जो फर्स्ट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे टाइटल बार है जिसमें कि हमारा टेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो विंडो ओपन हो रही है उसका नाम है. इट हैज 3 कंट्रोल बटन, क्लोज, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज. इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है. ये जो क्लोज बटन होता है इसके थ्रू हमारी ये जो विंडो है जो ओपन हुई है ये क्लोज हो जाएगी. ये मिनिमाइज के लिए और ये जो आपका है फर्स्ट जो है वो मैक्सिमाइज के लिए बटन. फिलहाल
विंडो देयर आर टू मैनी टैब्स। यहाँ पर आपके बहुत सारे टैब है रिलेटेड टू द टेबल। आपका चूंकि टेबल प्रॉपर्टी है तो इसमें जो है आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी टैब्स प्रेजेंट इन टेबल प्रॉपर्टी विंडो। आपको ये पता होना चाहिए कि एक टेबल प्रॉपर्टी विंडो में कितने आपके जो है वो टैब उसमें टैब्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे सीधी सी बात है, एक टेबल में जितने कंपोनेंट्स होते हैं, अ टेबल हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स। टेबल में आपका सपोज आपका टेबल है, ठीक है, उसमें रो होती है, उसमें कॉलम होता है, उसमें सेल, तीन मेन उसके कंपोनेंट्स होते हैं, रो कॉलम एंड सेल। तो आपका क्या है, टेबल रो कॉलम सेल, इसमें आपका सिंपल से ये आपके टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, आप इसको टैब कह सकते हो, आप इसको बटन कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके बटन्स होंगे जिनके थ्रू हम लोग, अगर हमें टेबल पे वर्क करना है तो हम टेबल बटन पे क्लिक करेंगे। इफ यू वांट टू रो तो आपको रो पे टैब पे क्लिक करना है। इफ वी वर्क ऑन कॉलम और सेल सो वी कैन प्रेस कॉलम और सेल बटन। सो नेक्स्ट अब आपको क्या है, क्लिक ऑन रो टैब। आपको ये पता है कि हमको यहाँ पे रो हाइट चेंज करनी है, सो वी कैन यूज द रो कॉलम। यानी कि अब आपको क्या करना होगा, यू कैन यूज नेक्स्ट आपको ये वाला आपको जो बटन है, यानी कि आपका ये सेकंड स्टेप होगा। ठीक है, एक तरह से देखा जाए ये वाला स्टेप। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ये आपका टेबल प्रॉपर्टी ओपन हो गया इससे, और ये अब आपका आ गया। नेक्स्ट आपका क्या हुआ, क्लिक ऑन रो टैब। आपको चूंकि रो पर काम करना है तो आप जो है सीधे रो पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने रो पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखेंगे आपको रिलेटेड टू रो जितने भी आपके ऑप्शंस है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये गौर करेंगे कि यहाँ पे रो 1 आएगा। ठीक है, अगर आपने पर्टिकुलर कोई रो सेलेक्ट करी होगी तो बात अलग है, अदरवाइज आपका रो ही आएगा, रो 1। रो 1 का मतलब क्या हुआ कि आपको जो भी यहाँ पे हाइट चेंज करनी है वो रो 1 की करनी है। मान लीजिए हमको ये पता है, हमने तो पूरी टेबल सेलेक्ट करी है और हमको ये पता है कि हमको रोल नंबर 3 पे जाके उसकी हाइट चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप अगर इसमें नीचे देखेंगे, यहाँ पे 2 आपके बटन बने हुए हैं। पहला है आपका एक प्रीवियस रो का और सेकंड है आपका नेक्स्ट रो। तो आप इस नेक्स्ट रो से विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट रो वी कैन चेंज द रो नंबर। हम लोग क्या करेंगे, इससे आपकी जितनी भी रो है, मान लीजिए हम 3rd रो पे हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट रो करके गया और यहाँ रो 1 की जगह 3 आ गई। बाय डिफॉल्ट इसमें मतलब पहली बार में फर्स्ट रो ही आएगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका क्या हो, जब आपने यहाँ पे रो आपकी आ गई, टाइप द रिक्वायर हाइट इन स्पेसिफाई हाइट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप जो है वो टेबल प्रॉपर्टी में, मान लीजिए अगर आपसे ये कि रो हाइट के लिए हम लोग टेबल प्रॉपर्टी में किस बटन का, मतलब अगर हमको वी कैन चेंज द रो हाइट यानी और वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रो हाइट, यानी तो हम लोग उसके लिए कौन सा टैब या कौन सा बटन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्पेसिफाई हाइट, ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाई हाइट, वी कैन यूज स्पेसिफाई हाइट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज रो हाइट। ठीक है, यहाँ पे 2 बटन है, ऊपर का मतलब हुआ कि और बढ़ेगा, इसका मतलब इसमें कम हो जाएंगे, और इधर ये तो आपको ये तो पता ही है कि इंक्रीज और डिक्रीज के लिए क्या है। और जो हाइट होती है वो इंचेस में इंक्रीज और डिक्रीज होगी। इंच का साइन यहाँ पे इस तरह से 2 डबल करके ये बना हुआ है, दैट मीन्स कि आपका जो साइज है वो इंचेस में चेंज होना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका स्पेसिफाई हाइट है आप इसको टिक करेंगे पहले, दिस इज अ चेक बॉक्स, इसको आप टिक करेंगे, यानी कि हमको ये वाला हमने यूज किया है। यहाँ पे हाइट में हमने यहाँ पे 2.5 लिखा है। अगर आपकी मर्जी आपको और आपको हाइट बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज 5.5 कर दिया। जनरली हमारा जो रो 1 होता है वो हेडिंग्स के लिए होता है, जैसे नेम है, रोल नंबर है, सीरियल नंबर, तो हम जनरली इसकी हाइट जो है वो ज्यादा लेते हैं, तो हमने रो 1 की हाइट जाके पर्टिकुलरली चेंज कर दी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रो में गए। ठीक है, नेक्स्ट रो में जाके हमने वहां पे उसकी हाइट इस तरह से, अगर हम चाहें तो अलग अलग हाइट जो है वो चेंज करने के बाद क्लिक ऑन द ओके बटन। अब आप उसके बाद किस पे करेंगे, आप ओके बटन पे कर देंगे, और इस तरह से आपकी, इस तरह से वी कैन चेंज रो हाइट। ठीक, तो हम लोग यानी कि विद द हेल्प ऑफ रो हाइट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रो हाइट ऑफ द टेबल।
यानी कि एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लें कि हम लोग क्या क्या प्रोसेस इसमें या कितने स्टेप यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेबल, राइट क्लिक ऑन द माउस बटन ऑन द टेबल, selected table. Okay, select the table property. When we select the table property dialog box will appear on your screen and select the or click on the table tab. When you click on the table tab, related to the row, when you click on the row tab related to the row, options will display on your screen and select specify height button and select and type the required height. Click on the OK button. ओके, अगर आपको नेक्स्ट रो को भी चेंज करना है तो आप उस पर चले जाइए, अदरवाइज आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.